हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो लाइब्रेरी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व पेपर्स जो लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस के थे उसे सॉल्व कराना स्टार्ट किया था। तो उसके लिए ही आज एक नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कि क्षेत्रों में भारतीय पेटेंट किसमें प्रकाशित होते हैं। जो क्षेत्र होते हैं, तो क्षेत्रों में भारतीय पेटेंट किसमें प्रकाशित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गजट ऑफ इंडिया भाग 3। गजट ऑफ इंडिया भाग 3 में सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट से आप क्या समझते हैं। तो टेम्पलेट जो वो एक संरचित विनिर्देश है। टेम्पलेट एक संरचित विनिर्देश है। इसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं कि टेम्पलेट इज ए स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन। यह एक ऐसी फाइल होती है जिसे दस्तावेजों के समूह या समान दस्तावेजों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रारूप के साथ एक समग्र लेआउट या ब्लूप्रिंट के साथ बनाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी प्रोग्राम में रिज्यूम के लिए टेम्पलेट हो सकता है। और असेंबलर प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो वह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित कर देता है, उसे असेंबलर प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैकेग्रो हिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी शब्दकोश का ऑनलाइन रूपांतरण क्या है। तो इसका ऑनलाइन रूपांतरण को हम लोग एक्सेस साइंस कहते हैं। मैकेग्रो हिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी शब्दकोश का ऑनलाइन रूपांतरण को एक्सेस साइंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स का प्रकाशक कौन है। तो ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स का प्रकाशक है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन है और रीजन आपको बताना है अभिकथन सत्य है या फिर रीजन सत्य है, ये देखना है। तो अभिकथन कहता है विश्वकोशों को सभी श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों को स्थानापन्न समझा जाता है क्योंकि वे सभी प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल ही सही है क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया जो सभी तरह के नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए विश्वकोशों को सभी श्रेणियों के संदर्भ स्रोत का स्थानापन्न समझा जाता है। अभिकथन सही है। तर्क इसका क्या कह रहा है, तो इसका तर्क दे रहा है कि विश्वकोश सभी पक्षों पर व्यापक सूचना प्रदान करते हैं जो कि अन्यथा विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों में बिखरी मिलती है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि विश्वकोश जो सभी पक्षों पर व्यापक सूचना प्रदान करते हैं जो कि अन्यथा विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ स्रोत में बिखरी मिलती है, ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बिखरी हुई सारी श्रेणियाँ नहीं मिलती है, इसलिए कारण जो है वो गलत है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या कि जो ए है वो अभिकथन जो है वो सही है और तर्क जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिर से अभिकथन और तर्क है। तो अभिकथन कह रहा है कि शैक्षणिक विषय के रूप में इतिहास अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत हैं। क्या क्या है, तो शिल्प तथ्य, प्रलेख, अभिलेख या अन्य सूचना स्रोत जिसका सृजन घटना के समय का घटना के तुरंत बाद हुआ था। ये अभिकथन कह रहा है। तो अभिकथन तो बिल्कुल ही सही कह रहा है क्योंकि शैक्षणिक विषय के रूप में इतिहास अध्ययन हेतु हम लोग के पास प्राथमिक स्रोत क्या क्या होते हैं, शिल्प तथ्य, प्रलेख, अभिलेख, इन्हीं सबको हम लोग स्टडी करते हैं इतिहास के अध्ययन के लिए। तो अभिकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है मूल सामग्री या विषय वस्तु से संबंधित प्रमाण प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं जो कि इतिहास के मूल हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है कि तर्क क्या बता रहा है कि मूल सामग्री या विषय वस्तु से संबंधित प्रमाण प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं जो कि इतिहास के मूल हैं। तो ये भी कहना क्या है, उचित है, सही है। तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क जो है दोनों के दोनों सही है। अभिकथन भी आप देखिए, तर्क भी आप समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसको मैच करना है कि शब्दकोश को किसके साथ मैच करें। इस मैचिंग को हम आपको डायरेक्ट आंसर पे लेके चलते हैं, वहाँ आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो डिक्शनरी ये शब्दकोश क्या बताएगा, तो किसी चीज़ का शब्द या पर्यायवाची के बारे में यूज़ किया जाता है शब्दकोश। विशिष्ट विषय जो है वो परिभाषिक शब्दावली के लिए यूज़ होता है, ग्लोसरी के लिए। और पर्यायवाची शब्द जो है वो थिसॉरस के द्वारा यूज़ किया जाता है। और विदेशी भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, लेक्सिकॉन कहते हैं। जो विदेशी भाषा का संग्रह होता है इसे लेक्सिकॉन कहते हैं शब्दग्रह। पर्यायवाची शब्द का जो संग्रह होता है इसे थिसॉरस कहते हैं। और विशिष्ट विषय जो होते हैं उसे परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। और शब्द पर्यायवाची को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको क्या करना है, मैच करना है। इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ से आप इजी वे में समझ पाइएगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशंस में क्या मिलेगी आपको, निर्देशिकाएँ दी जाएगी। विटेकर्स एल्मेनेक क्या था, तो ये वार्षिकीय प्रकाशन होती थी। और लीजा क्या था, तो ये एक द्वितीय स्रोत है। और इकोनॉमिक टाइम्स क्या है, यह एक प्राथमिक स्रोत है। प्राइमरी सोर्स है आपका इकोनॉमिक टाइम्स जो एक प्राथमिक स्रोत है। LISA जो है वो सेकेंडरी सोर्स है, द्वितीयक स्रोत है। और विटेकर्स एल्मेनेक जो है ये
वर्षिकाएं किसका क्या होता था, निष्कर्षण निकलता था, वार्षिकी होता था ये प्रकाशन। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशंस क्या है, तो ये एक प्रकार का निर्देशिकाएं हैं, डायरेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको मैचिंग है। मैचिंग के लिए हम आपको क्या करते हैं, आंसर पर डायरेक्ट लेके चलते हैं, वहाँ से आप समझिए। फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, तो ये समाचार पत्र डाइजेस्ट है। फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, समाचार पत्र एक प्रकार का डाइजेस्ट है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये निर्देशिका है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक निर्देशिका देती है। और कॉन्कॉर्ड्स क्या है, तो ये अनुक्रमणिका है। कॉन्कॉर्ड्स क्या है, अनुक्रमणिका है। और वेलिंग्स प्रेस गाइड क्या है, ये पत्रिका निर्देशिका है। वेलिंग्स ऑफ गाइड क्या है, ये पत्रिका निर्देशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थिसोरस का अपरिहार्य कार्य है। आपको बताना है कि जो थिसोरस है उसका अपरिहार्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड मतलब अर्थ की समानता के अनुसार एकत्रित शब्दों का समूहीकरण ही क्या कहलाता है, थिसोरस कहलाता है। थिसोरस जो है वो क्या है, तो अर्थ की समानता के अनुसार एकत्रित शब्दों का समूहीकरण कहलाता है, या तो फिर अवधारणाओं के बीच संबंध का निरूपण ही क्या कहलाता है, थिसोरस कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एंड थर्ड दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से आपको अभिकथन और निष्कर्ष बताना है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि बृहद शब्दकोश शब्द का अर्थ है विलोम, पर्याय तथा स्थान विवरण आदि प्रदान करना। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। बृहद शब्दकोश जो है इसका मतलब ये होता है विलोम, पर्याय या स्थान विवरण आदि प्रदान करना। और तर्क क्या कह रहा है, तर्क कहता है सभी शब्दकोश विलोम तथा समनाम आदि शब्दों पर सूचना प्रदान करते हैं। तो क्या सारे के सारे शब्दकोश जितने भी डिक्शनरीज होते हैं क्या वो सभी सूचना प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल प्रदान नहीं करते हैं। ये जितने भी शब्दकोश हैं सभी शब्दकोश कह रहा है सभी शब्दकोश विलोम तथा समनाम आदि शब्दों पर सूचना प्रदान करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। सारे शब्दकोश जो है वो विलोम शब्द के बारे में नहीं बताते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या, अभिकथन सही है और तर्क गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जेयर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत को संदर्भित करेंगे। जेयर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत को संदर्भित करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। इसका राइट आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड, 1 और 3 जो है पूरी तरह से सही है। विश्वकोश और गजेटियर जो है जेयर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए हमें विश्वकोश और गजेटियर स्रोतों को संदर्भित करना होगा। किसको, विश्वकोश और गजेटियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, किसमें संघीय प्रसूची में कौन आएंगे, पैम्पलेट्स एवं ब्रोशर्स क्या है, सारकरण स्रोत क्या है, और डायरियों के संस्करण को क्या कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन पे चलते हैं इसका कि जो संघीय सूची होती है वो तृतीयक स्रोत का पार्ट है। प्राथमिक स्रोत में पैम्पलेट्स और ब्रोशर्स आएंगे। द्वितीयक स्रोत में अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण स्रोत है, और अप्रकाशित स्रोत में डायरियों के संस्करण है। अप्रकाशित स्रोत में क्या है, तो डायरियों के संस्करण है। द्वितीय स्रोत में अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण है। प्राथमिक स्रोत में पैम्पलेट्स एवं ब्रोशर्स हैं, और तृतीयक स्रोत में संघीय प्रसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको बताना है कि इन सब का जो ईयर ऑफ, मतलब किस ईयर में ये सारी चीज़ें लॉन्च किए गए, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें लॉन्च कब हुई। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। ये सबसे पहले 1768 में इसका उद्भव हुआ। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कब आया, 1768 में। इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कब आया, तो 1833 में बाय JM के द्वारा। इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कब आया, 1833 में। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया कब आया, 1917 में, और फिर से इसको रिवाइज करके 1925 में लाया गया वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया को। और फिर विकिपीडिया आया 15 जून 2001 को बाय जिमी वेल्स एंड द लैरी सेंगर के द्वारा। विकिपीडिया कब आया, 15 जून 2001 को बाय जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इसको सबसे आसान वे में इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा आप बताइए। तो फर्स्ट में आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कौन सी चीज़ें कब कब आई, आप समझ में आ गया। तो सबसे पहले आई थी इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 1763 में, फर्स्ट ये आया। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन क्या है बताइए, मतलब बी और डी देखिए उसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। अब 4 और सेकेंड आप क्लियर कीजिएगा तो हो जाएगा। पहले 4 आया या फिर सेकेंड आया, ये देखना है। तो सेकेंड में जो है आपका इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है। इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो 1833 में आया, तो उसके बाद ये आ जाएगा। थर्ड में आएगा वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया जो 1917 में आया, और फोर्थ में आपका क्या होगा, विकिपीडिया होगा जो 2001 में आया। तो इसवी याद रखिएगा, इसको अरेंज करने में आपको आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन और निष्कर्ष। अभिकथन क्या कह रहा है कि बहुभाषी शब्दकोश 3 या ज़्यादा भाषाओं में समान शब्द प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल ही सही है।
जो मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरीज होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इक्विवेलेंट वर्ड्स इन द 3 और मोर लैंग्वेज, वो 3 या 3 से अधिक भाषाओं में उसको प्रदान करते हैं। रीज़न क्या बता रहा है, कारण कि सामान्यतया वो शब्दों की व्याख्या नहीं करते हैं, परंतु वो एक या ज़्यादा विदेशी भाषाओं में समान शब्द प्रदान करते हैं। ये भी कहना सही है कि वो जो वर्ड होते हैं वो एक से अधिक विदेशी भाषाओं में क्या होते हैं, समान शब्द को प्रदान करते हैं। कौन? तो समानतः वो शब्दों की व्याख्या नहीं करते हैं। बहुभाषी जो शब्दकोश होते हैं वो शब्दों की व्याख्या नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, तो एक से ज़्यादा विदेशी भाषा में उस शब्द को प्रदान करके देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों का, मतलब कथन और तर्क जो है वो दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें बता रहा है क्या कि अलर्टिंग चेतावनी, अलर्टिंग सेवा प्रदान की जाती है, जो चेतावनी सेवा है वो प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए और नीचे फिर आपका कोड दिया हुआ है 1 2 2 1 1 3 ऐसे करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 वो जो है सही है। तो अलर्टिंग जो है सेवा प्रदान की जाती है प्राथमिक स्रोत के प्रकाशन के पहले और बाद में। जो प्राथमिक स्रोत के प्रकाशन होते हैं उससे पहले अलर्टिंग सेवा प्रदान की जाती है और उसके बाद भी अलर्टिंग सेवा प्रदान की जाती है। और फोर्थ है व्यक्तियों और समूहों के लिए, व्यक्ति और समूह के लिए भी अलर्टिंग सेवा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कथनों की पहचान करें जो ऑनलाइन वातावरण में ई बुक्स के बारे में सही है। आपको बताना है कि ई बुक्स के बारे में कौन से कथन यहाँ पे सही है, और इसमें भी आपको कोड दिया। हाँ, आपको इसको ऑप्शंस पहले आप देख लीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट आंसर से बताते हैं कि ऑनलाइन वातावरण में ई बुक्स के बारे में सही कथन है क्या क्या। तो ऑनलाइन के बारे में, ई बुक्स के बारे में सही कथन है कि ई पुस्तकें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर निर्भर करती है। ई पुस्तकें निविधि पहुंच प्रदान करते हैं। ई पुस्तकें विषय वस्तु को हाईलाइटिंग की अनुमति देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ई पुस्तकें कर क्या क्या रहे हैं, तो उपकरणों पर निर्भर होते हैं। निविधि जो होते हैं ई पुस्तकें निविधि पहुंच प्रदान करते हैं, और ई पुस्तकें जो है विषय वस्तु को हाईलाइटिंग की अनुमति देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है यहाँ क्या है, कंप्लीट रूप से सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन आपका ए बी और डी। ए बी और डी जो है वो पूरी तरह से सही है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से आपका अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है कि सर्वेक्षण में प्रश्नावली का प्रयोग प्रायः प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण स्रोत के रूप में किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो सर्वेक्षण में प्रश्नावली का प्रयोग प्रायः प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण स्रोत के रूप में किया जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण स्रोत में। और तर्क कह रहा है प्रश्नावली प्रत्यार्थियों से व्यक्तिक संपर्क को रोकता है। प्रश्नावली जो है प्रत्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क को रोकता है। तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रश्नावली किया जाएगा, प्रश्नावली जो भी होगा वो व्यक्तिगत संपर्क से डायरेक्टली कांटेक्ट होगा, उसे रोकेगा क्यों? प्रश्नावली अगर किया जा रहा है तो किसी व्यक्ति से प्रश्नावली किया जाएगा, क्वेश्चनरी जो भी होंगे, तो ये कहना गलत है कि वो रोकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अभिकथन ए ही सही है सिर्फ, और आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। आपको बताना है कि बराक हुसैन ओबामा वो किस चीज़ से रिलेटेड है, विगत वर्ष की डीपी वृद्धि। ये आप ऑप्शन पे चलिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो बराक हुसैन ओबामा जो ओबामा 2 जो है हु इज़ हु जो है किससे सम्मिलित है? तो बराक ओबामा से। विगत वर्ष की जीडीपी वृद्धि क्या बताएगा? तो ईयर बुक है ये एक वार्षिकी है। नेक्स्ट है यूके में विश्वविद्यालय क्या बताएगा? तो ये वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है। और गंजम जिले का क्षेत्रफल क्या बताएगा? तो ये गजेटियर के द्वारा ही तो हम लोग किसी एरिया के बारे में जानते थे, तो वही गंजम जिले का क्षेत्रफल कौन बताएगा? गजेटियर बताएगा। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो यूके में जो विश्वविद्यालय वो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, लर्निंग के लिए वो विश्वविद्यालय है। और विगत वर्ष की जीडीपी वृद्धि क्या बताएगा? किसी ईयर बुक की वार्षिकी के बारे में बताएगा। और बराक हुसैन ओबामा 2 क्या है? तो ये हु इज़ हु का एक बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हु इज हु किस प्रकार की निर्देशिका है? आपको ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है सामान्य निर्देशिका है। टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हु इज हु किस प्रकार की निर्देशिका है? तो यह एक सामान्य निर्देशिका है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हु इज हु एक सामान्य प्रकार की निर्देशिका है, जबकि विशिष्ट व्यावसायिक और व्यापारिक निर्देशिका नाम से जाने जा सकते हैं। जबकि विशिष्ट और व्यावसायिका और व्यापारिक ये तीनों के तीनों किससे? तो निर्देशिका नाम से जाने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और फिर से आपका कथन और तर्क है। तो अभिकथन कह रहा है ई जर्नलों को खरीदना पुस्तकालय के लिए लाभदायक है।
क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्षों को खोए हुए अंकों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करना होता है। जी हाँ, यह बिल्कुल ही सही है कि जो जर्नलों को खरीदना, ई जर्नलों को खरीदना पुस्तकालय के लिए लाभदायक होगा। उनको खरीदने से उनको लाभ मिलेंगे, क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्षों को खोए हुए अंकों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करना होता है। जो अंक खो गए होते हैं उनके लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़े, इसलिए यह विकथन ये सही है। लेकिन तर्क कह रहा है कि सतत अभिगम खोए हुए अंकों का ध्यान रखती है। ये कहना गलत है। सतत अभिगम जो है वो खोए हुए अंकों का ध्यान नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 130 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन ई बुक की अनिवार्य विशेषता नहीं है। ई बुक की अनिवार्य विशेषता बताना है, इनमें से कौन सी नहीं है। इसका राइट आंसर है मंद गति से पहुंच, डी, ऑप्शन नंबर डी, मंद गति से पहुंच। ये जो इसकी विशेषता नहीं है। कौन सी ई बुक की विशेषता नहीं है, तो मंद गति से पहुंच। अब ई बुक के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। तो मंद गति से पहुंच ई बुक की अनिवार्य विशेषता नहीं है, जबकि अधिकांशतः लागत प्रभावी, ऑनलाइन खरीदने की सुविधा और आसानी से जानकारी ढूंढ पाना, ये सभी विशेषताएं हैं। ई पुस्तक का अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक। ई पुस्तकें कागज़ की बजाय डिजिटल संचिका के रूप में होती है, जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जा सकता है। इसे इंटरनेट पर भी छापा, बांटा या फिर पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, आपको ये बताना है। तो यह जो है एक प्रकार का संस्थात्मक निर्देशिका है। ये संस्थात्मक निर्देशिका है, कौन सा, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। यह समय समय पर निर्देशिका को प्रकाशित करती है, इसलिए ये संस्थात्मक निर्देशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इंसाइक्लोपीडिया को सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है। इनमें क्या होता है, अनेक विषय पर उपलब्ध ऐसी पुस्तकें जिसमें सूचनाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित होती है। ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है इंसाइक्लोपीडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई जर्नल आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ। आपको बताना है कि ई जर्नल आर्टिकल जो है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसकी मदद लेना पसंद करेंगे, तो इसका राइट आंसर है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर का। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के द्वारा हम लोग ई जर्नल आर्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके द्वारा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। वर्णक्रम में जो व्यवस्थित है, वर्णाक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। उसके भौगोलिक शब्दकोश को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, गजेटियर कहते हैं। गजेटियर आप बार बार पढ़ चुके, गजेटियर क्या है, तो गजेटियर एक भौगोलिक शब्दकोश है, शब्दकोश या निर्देशिका है, जिसका उपयोग मानचित्र या एटलस में संयोजन में यूज़ किया जाता है। इसमें आमतौर पर किसी देश, क्षेत्र या महाद्वीप की भौगोलिक बनावट, सामाजिक आंकड़े और भौतिक विशेषताओं से संबंध जानकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निम्न भौगोलिक संदर्भ ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन कौन सा प्रकाशन हुआ, उसके प्रकाशन पर आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो हम इसको ऑप्शन पे आपको लेके चलते हैं कि निम्नलिखित भौगोलिक संदर्भ ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष के आधार पर व्यवस्थापन निम्न है कि सबसे पहले आया द इम्पेरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया, जो मैरियम के द्वारा आया। फिर आया वेबस्टर्स जियोग्राफिकल डिक्शनरी। फिर आया आपका चैम्बर्स वर्ल्ड गैजेटियर। फिर से आपका आया द स्टेटमेंट्स ईयर बुक एंड द वर्ल्ड गैजेटियर मैकमिलन को। सबसे पहले याद रखिएगा इम्पेरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया, फिर आया मैरियम वेबस्टर जियोग्राफिकल डिक्शनरी, फिर आया आपका चैम्बर्स वर्ल्ड गैजेटियर और फिर आया द स्टेट्समैन ईयर बुक एंड द वर्ल्ड गैजेटियर मैकमिलन को। इसको आप अरेंज कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि सबसे पहले बी आएगा, फिर डी, फिर सी, फिर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इंडिया हु इज़ हु, नई दिल्ली, इनका पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है। आपको बताना है कि इंडिया हु इज हु, नई दिल्ली, इन्फा पब्लिकेशंस किस प्रकार का सूचना स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यह एक जीवनी स्रोत है। यह क्या है, एक जीवनी स्रोत है। इसके बारे में आप समझिए कि इंडिया हु इज हु 1969 में भारतीयों की मूल जीवनी की विस्तृत प्रमाणिक एवं शुद्ध सूचना प्रदान करने वाला स्रोत है। इसकी जो अवधि होती है वो वार्षिक होती है। इंडिया हु इज हु का प्रकाशन इन्फा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली द्वारा किया जाता है। प्रकाशनों को 8 प्रमुख विभाग, व्यापार, शासन, मानविकी, जानकारी, विज्ञान, अनुपयुक्त विज्ञान, समाज विज्ञान और विविध में विभाजित किया गया है।
प्रत्येक विभाग में विषय अथवा व्यवसाय के आधार पर वर्णानुक्रम व्यवस्थापन किया गया है। जीवन परक सूचनाओं के लिए यह एक उपयोगी स्रोत है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया हु इज हु नई दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यह एक जीवनी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्काल पूर्व के संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ को दर्शाने हेतु क्या प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर है आईबीड। आईबीड का प्रयोग किया जाता है। तत्काल पूर्व के संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ को दर्शाने हेतु क्या प्रयुक्त किया जाएगा, तो आईबीड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे लॉक्सिट पहला दिया हुआ है, वो क्या है उस चीज़ को आप जान लीजिए कि लॉक्सिट इसका लैटिन नाम ही लोकोसिटैटो है, जिसका अर्थ है उद्धृत स्थान में। लॉक्सिट एक फुटनोट या एंडनोट है जिसका उपयोग किसी दिए गए कार्य के लिए शीर्षक और पृष्ठ संख्या को दोहराने के लिए किया जाता है। loc.cit आईबिड के स्थान पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की जोटेरो ZOTERO क्या है, आपको बताने कि ZOTERO क्या है, तो यह एक प्रकार का संदर्भ प्रबंधन पद्धति है। जोटेरो जो है वो एक संदर्भ प्रबंधन पद्धति है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका एक राइट आंसर है। अब इसके बारे में आप समझिए ये क्या है। जोटेरो जो है ग्रंथ सूची, डाटा और संबंधित अनुसंधान सामग्री का प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। उल्लेखनीय विशेषताओं में वेब ब्राउजर, एकीकरण, ऑनलाइन सीकिंग, इन टेक्स्ट उद्धरणों की पीढ़ी, फुटनोट्स और ग्रंथ सूची, साथ ही साथ वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर और गूगल डॉक्स के साथ एकीकरण शामिल है। यहाँ जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर हिस्ट्री और न्यू मीडिया द्वारा निर्मित है। यह जो है किसके द्वारा, तो जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर हिस्ट्री और न्यू मीडिया द्वारा निर्मित है। जोटेरो की पहली रिलीज अक्टूबर 2006 में फायरबॉक्स वेब ब्राउज़र के लिए एड ऑन के रूप में हुई थी। इसकी पहली बार रिलीज कब हुई थी, 2006 में हुई फायरबॉक्स वेब ब्राउज़र के लिए एड ऑन के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, तो राइट आंसर है इसका विश्वकोश। संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु विश्वकोश की आवश्यकता नहीं है। जो रेफरल सर्विस यहाँ दिया हुआ है संदर्भित सेवा, वो संदर्भित सेवा है क्या, तो यह एक प्रकार की संदर्भ सेवा है जिसमें एक इंफॉर्मेशन सीकर होता है और लाइब्रेरी के बाहर किसी एजेंसी या विशेषज्ञ को निर्देशित किया जाता है जहाँ से जानकारी प्राप्त किया जा सके। इसे ही हम लोग संदर्भित सेवा कहते हैं या तो रेफरल सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिब्लियोग्राफी पद किस भाषा से लिया गया। बिब्लियोग्राफी पद जो है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रंथ सूची जो बिब्लियोग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा के बिब्लियन शब्द से बना है। इसका अर्थ है ग्रंथों के भंडार की सूची है। यह सूची किसी खास विषय से संबंधित हो सकता है। यह ज्ञान संग्रह की कुंजी है और ग्रंथ सूची सेवा एक प्रकार की संदर्भ सेवा है। यह किस प्रकार की सेवा है, तो यह एक संदर्भ सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े किताब के प्रकारों के बारे में सही नहीं है। कौन सा जोड़ा इसमें जो है किताब के प्रकार के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सिंगल एंड रेफरेंस बुक्स, ये जोड़ा सही नहीं है। जबकि जनरल एंड रेफरेंस बुक्स राइट्स है, सिंपल एंड कंपोजिट बुक्स राइट है, हैंडबुक एंड टेक्स्ट बुक्स राइट्स है, लेकिन सिंगल एंड रेफरेंस बुक ये जोड़ा जो है वो गलत है। इसके बारे में आप समझिए क्या है। तो रेफरेंस बुक्स जो है वो संदर्भ पुस्तक एक पुस्तक है। रेफरेंस बुक का मतलब होता है संदर्भ पुस्तक। यह एक प्रकार का पुस्तक है जिसमें उपयोगी तथ्य या विशेष रूप से संगठित जानकारी देती है, जैसे कि एक विश्वकोश, शब्दकोश, एटलस, ईयरबुक आदि। हैंडबुक एक प्रकार का संदर्भ कार्य या निर्देशों का अन्य संग्रह है जिसका उद्देश्य तैयार संदर्भ प्रदान करना है। यह सब मूल रूप से एक छोटी या पोर्टेबल पुस्तक पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहकों का डिजिटल प्रारूप में दिया जाता है वो ई पुस्तक कहलाता है। ई पुस्तक के बारे में क्या है, तो यह पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहकों को डिजिटल प्रारूप में दिया जाता है, इसे हम लोग ई पुस्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन कहता है इंसाइक्लोपीडिया सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों की रानी है। फिर दूसरा आपका तर्क कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया सूचना की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। तो जी हाँ, जो इंसाइक्लोपीडिया है वो सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों की रानी है क्योंकि इसमें सारे नॉलेज के बारे में दिया जाता है। और सेकंड, इंसाइक्लोपीडिया सूचना की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इंसाइक्लोपीडिया में आप जितना ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं वो इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू ले सकते हैं। तो यह दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है।
इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। तो विश्वकोश एक संदर्भ का काम या संकलन है जो सभी शाखाओं में या किसी विशेष क्षेत्र या अनुशासन से ज्ञान का सारांश प्रदान करता है। विश्वकोश को लेखों या प्रविष्टियों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें अक्सर लेख नाम से और कभी कभी विषयगत श्रेणियों द्वारा वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विश्वकोश लगभग 2000 वर्षों से अस्तित्व में है और उस समय के दौरान काफ़ी विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में सूचना स्रोतों के बारे में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालयों द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को क्या कहते हैं। तो इसके संकलन को हम लोग ग्रंथ सूची कहते हैं। किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र के सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालयों द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को क्या कहते हैं, इसे ग्रंथ सूची कहते हैं। अब बिब्लियोग्राफी के बारे में आप समझिए, ग्रंथ सूची क्या है। तो ग्रंथ सूची ग्रीक भाषा के बिबिलोन शब्द से बना हुआ है। इसके जनक कोनराड गैसनर हैं जो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। ग्रंथ सूची से तात्पर्य पुस्तकों और प्रलेखों के व्यवस्थित सूची से है जो पाठक को प्रलेखों तक पहुंच के लिए कुंजी का कार्य करती है। इसका कार्य किसी विषय पर जानकारी उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथ सूची के सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को क्या कहते हैं। तो इसके गणितीय विश्लेषण को हम लोग ग्रंथ मिति कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथ मिति। ग्रंथ सूची के सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को ग्रंथ मिति कहते हैं। अब समझिए इसके डिस्क्रिप्शन को। किताबों, लेखों और अन्य प्रकाशनों का विश्लेषण करने के लिए ग्रंथ मिति, सांख्यिकी एवं गणितीय विधियों का उपयोग है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शोध क्षेत्र के प्रभाव, किसी विशेष पेपर के प्रभाव या शोध के एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर विशेष रूप से प्रभावशाली कागजात की पहचान करने के लिए ग्रंथमिति विधियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिब्लियोफाइल से तात्पर्य है। बिब्लियोफाइल से क्या तात्पर्य है। तो बिब्लियोफाइल उसे कहते हैं जो पुस्तक प्रेमी होते हैं, उसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है। पुस्तक प्रेमी को क्या कहा जाता है, बिब्लियोफाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप बताइए कि जयपुर के बारे में आपको जानकारी लेना है तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, गाइड बुक का। किसका इस्तेमाल करेंगे, गाइड बुक का। मार्गदर्शिका, जो गाइड बुक्स है वो किसी शहर, देश अथवा क्षेत्र के लिए यात्रियों को आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए अथवा भवन या संग्रहालय आदि का विवरण देने के लिए निर्मित ग्रंथ मार्गदर्शिका कहलाते हैं। जैसे भारत दर्शनमाला, दिल्ली मैनेजर ऑफ पब्लिकेशंस, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। ग्रंथ मार्गदर्शिका ये हम लोग कहते हैं। भारत दर्शनमाला क्या है, ये मार्गदर्शिका है। दिल्ली मैनेजर ऑफ पब्लिकेशंस क्या है, ये सब मार्गदर्शिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि संदर्भ स्रोत वो होते हैं जो क्या कहलाते हैं, बताइए। संदर्भ स्रोत वे होते हैं जो क्या कहलाते हैं, तो जो विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे संदर्भ स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कि संदर्भ स्रोत सूचनाओं का संग्रह है जिसे अनेक स्रोतों से एकत्रित किया जाता है। इनका उपयोग निरंतर अध्ययन हेतु नहीं वरना किसी विशिष्ट सूचना की प्राप्ति हेतु किया जाता है। संदर्भ स्रोतों में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन किसी निश्चित क्रम में इस प्रकार किया जाता है कि सूचना की सरल और त्वरित पुनर्प्राप्ति हो सके। जीवन चरित्र स्रोत, समसामयिक घटनाओं और गतिविधियों के स्रोत, हैंडबुक, नियम पुस्तिका, वार्षिकी और मानक एवं पेटेंट जैसे तथ्यात्मक संदर्भ स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तकनीकी पूछताछ सेवा कहते हैं। केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे तकनीकी पूछताछ सेवा कहते हैं। संदर्भ सेवा से तात्पर्य व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक तथा पुस्तक के बीच उपयुक्त समय पर संपर्क स्थापित करना। कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों का उत्तर विषय विशेषज्ञ ही देते हैं जिसे तकनीकी पूछताछ सेवा कहते हैं। विषय विशेषज्ञ का जो बातचीत होगा, प्रश्न का उत्तर देना, उसे तकनीकी पूछताछ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने और प्रक्षेपण से जुड़ी सूचना इनमें से प्राप्त की जा सकती है। आप बताइए किससे प्राप्त करेंगे, पैमाने और प्रक्षेपण से जुड़ी सूचना आप भौगोलिक स्रोत से पहचानेंगे। किससे पहचानेंगे, भौगोलिक स्रोत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन, ये क्या दे के रखा है, क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड। किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन, स्केल एंड प्रोजेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, विश्वकोश से, हैंडबुक और नियमावली से, भौगोलिक स्रोत से या निर्देशिकाओं से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक स्रोत से।
भौगोलिक स्रोत में स्केल और प्रोजेक्शन के बारे में सूचना मिलती है। डायरेक्टरी तृतीय प्रकार का स्रोत है जो गाइड या दिशा निर्देश में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से अभिकथन और तर्क। अभिकथन कहते हैं पुस्तक चयन विवेकपूर्ण करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि पुस्तक का चयन आप कैसे कीजिएगा, विवेकपूर्ण, ध्यान से आपको किस चीज़ का पुस्तक लेना है, विवेकपूर्ण चयन करना चाहिए। संसाधन सहभागिता इस समय की ज़रूरत है। संसाधन सहभागिता इस समय की ज़रूरत है, ये भी बिल्कुल सही है कि रिसोर्स शेयरिंग क्या है, वो इज़ द नीड ऑफ द आवर। अभी के समय में रिसोर्स शेयरिंग जरूरी है। लेकिन यहाँ अभिकथन और कारण में कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अगर पुस्तक चयन विवेकपूर्ण करना चाहिए और इसका तर्क क्या था, संसाधन सहभागिता इस समय की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ए और आर जो है दोनों का दोनों सही है, लेकिन तर्क जो है वो अभिकथन के बारे में सही तरह से व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए और आर सही है। लेकिन अगर पूछा जाए क्या इसका जो तर्क है वो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, तो कहिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कौन से समावेशित भौगोलिक स्रोत हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जो भौगोलिक समावेशिक स्रोत हैं। ऑप्शन है नक्शा, एटलस, विश्वकोश, वार्षिकी या फिर पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ विश्वकोश और वार्षिकी पुस्तक। ये दोनों के दोनों क्या है, तो ये समावेशित भौगोलिक स्रोत है। समावेशिक भौगोलिक स्रोत में कौन कौन हो जाएंगे, तो विश्वकोश और वार्षिकी पुस्तक, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से मैचिंग दिया हुआ है कि सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी है, एनालिटिकल या क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी और एक लास्ट है डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी। इसको आप किसके साथ मैच कीजिएगा, तो डायरेक्ट हम इसको आपको ऑप्शन के पे लेके चलते हैं, वहाँ आपको इजी वे में ये समझ आएगी। तो सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी ये क्या है, तो विषय वस्तुओं की न्यूनतम ब्यौरे की सूची है, जिसे हम लोग सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी कहते हैं। एनालिटिकल या क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी जो है पुस्तकों के भौतिक प्रकृति के छानबीन के लिए की जाती है। एनालिटिकल या क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी जो है पुस्तकों के भौतिक और प्रकृति की छानबीन के लिए होती है। और हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी जो है लेखन, मुद्रण एवं बाइंडिंग की कला से संबंधित होती है। हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी लेखन, मुद्रण एवं बाइंडिंग की कला से संबंधित है। और डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी जो है वो लेख के वृहत एवं सूक्ष्म विचारों की सूची है। लेख के वृहत एवं सूक्ष्म विचारों की सूची के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी है, तो डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी का यूज़ करेंगे। सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी विषय वस्तुओं की न्यूनतम ब्यौरे के लिए। एनालिटिकल या क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी पुस्तकों के भौतिक प्रकृति की छानबीन के लिए। हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी लेखन, मुद्रण एवं बाइंडिंग की कला से संबंधित के लिए। और डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी जो लेख के बृहत एवं सूक्ष्म विचारों की सूची के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिब्लियोमेट्रिक की डैश सीमाएं हैं। जो बिब्लियोमेट्रिक है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर में हो जाएगा क्या, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, तो शोध और विकास प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना बिब्लियोमेट्रिक की सीमाएं हैं। शोध और विकास प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना क्या है, बिब्लियोमेट्रिक की सीमाएं हैं। और इसका सेकंड में क्या था, थर्ड आपका था इसका शोध के सक्रिय क्षेत्रों की पहचान करना भी बिब्लियोमेट्रिक की सीमाएं। तो बिब्लियोमेट्रिक की सीमा क्या क्या हो गई, तो शोध और विकास प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना, और थर्ड ऑप्शन है शोध के सक्रिय क्षेत्रों की पहचान करना। ये बिब्लियोमेट्रिक की सीमाएं हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि पाठ का वर्णन करता है, अनिवार्यता अर्थात और संदर्भ का नहीं, और उद्धरण पक्षपात, सिटेशन बायस, ये बिब्लियोमेट्रिक्स की सीमाएं हैं। पाठ का वर्णन करना, अनिवार्यता, अर्थ और संदर्भ का नहीं। बिब्लियोमेट्रिक शब्द जो है बिब्लियन और मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिनका अर्थ क्रमशः पुस्तक और मापन होता है। बिब्लियोमेट्रिक शब्द प्रिचार्ड के द्वारा 1969 में प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा, तो प्रिचार्ड के द्वारा 1969 में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। आपको फिर से दिया हुआ अभिकथन कह रहा है कि अपने कौशल और ज्ञान को अद्यतन बनाए रखना किसी संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की आचार संबंधी बाध्यता है। तो ये बिल्कुल ही सही है कि अपने कौशल और ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने के लिए संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की आचार संबंधित बाध्यता है, ये सही है। तर्क कहता है कि संदर्भ पुस्तकालयों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे पुस्तकालय संरक्षकों को वर्तमान सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी संतुष्टि अनुसार करें। तो ये भी सही है। जो संदर्भ कह रहा है आपका पुस्तकालय अध्यक्ष का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे पुस्तकालय संरक्षकों को वर्तमान सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी संतुष्टि अनुसार करें। तो जो तर्क दिया हुआ है वो तर्क भी सही है। तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक स्रोत के विशिष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक स्रोत के विशिष्ट विशेषताएं हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है, मतलब ए और डी अनुमाप और प्रक्षेप। अनुमाप और प्रक्षेप जो है किसी भौगोलिक स्रोत की विशिष्ट विशेषताएं हैं, अनुमाप और प्रक्षेप। अब इसको समझिए क्या कह रहा है, अनुमाप और प्रक्षेप क्या समझिए। तो अनुमाप और प्रक्षेप ये भौगोलिक स्रोत की विशिष्ट विशेषताएं हैं, जबकि आरपीएम घूर्णन प्रति मिनट कोई भी मोटर या घूमने वाली किसी भी प्रकार की वस्तु को दर्शाता है कि वह 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, वो आरपीएम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्षों का सहयोगी परक नेटवर्क कौन सा है। निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्षों का सहयोगी परक नेटवर्क कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन पॉइंट। क्वेश्चन पॉइंट जो है वो संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्षों का सहयोगी परक नेटवर्क कहलाता है। अब क्वेश्चन पॉइंट क्या बता रहा है, क्वेश्चन पॉइंट संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्षों का सहयोगी परक नेटवर्क है। यह एक समूह की ऐसी संदर्भ स्रोत सहायक चाबी है जो अपने पुस्तकालय और उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोप्स क्या है, स्कोप्स से आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स्कोप्स जो है सार और उद्धरण डाटाबेस है। स्कोप्स जो है वो सार और उद्धरण डाटाबेस है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि स्कोप्स डाटा और लिंक किए गए विद्वानों की सामग्री के साथ एक व्यापक सार और उद्धरण डाटाबेस है। स्कोप्स पूरे शैक्षणिक समुदाय में शोधकर्ताओं, शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की सूचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। स्कोप्स उद्योग के शोधकर्ताओं को बाजार विचारों को ट्रैक करने, प्रमुख योगदानकर्ताओं और सहयोगों की पहचान करने और प्रतिस्पर्धी बेंचमार्किंग विकसित करने में मदद करता है। कौन, तो स्कोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इस क्वेश्चन को आप कितने बार पढ़ चुके होंगे कि बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। किस भाषा से हुई, ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि ग्रंथात्मक श्रेणीकरण योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो 1935 में। ग्रंथात्मक श्रेणीकरण योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 1935 में। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि बिल्स क्लासिफिकेशन, जिसे बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के हेनरी एवलिन बिल्स द्वारा तैयार की गई ग्रंथ सूची है, जो 1935 में ए सिस्टम ऑफ बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण के तहत प्रकाशित हुआ। ए सिस्टम ऑफ बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण के तहत यह 9 अंकीय और 26 वर्णमाला वर्ग से मिलकर 35 मुख्य वर्गों में व्यवस्थित है। ब्रिटिश पुस्तकालयों में इस प्रणाली का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से एक ग्रंथ सूची उपकरण है जो विशेष क्षेत्रों के संगठन में सहायता करता है। इसमें एक प्रमुख नियत श्रेणियों या असामान्य उप विभागों के लिए अरबी अंकों के साथ अपर केस और लोअर केस रोमन अक्षरों का उपयोग करने वाला एक नोटेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ई स्रोत नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ई स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हस्तलिपि जो है वो ई स्रोत नहीं है। हस्तलिपि ई स्रोत नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन डिजिटल प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुलभ सामग्री है। ई रिसोर्स के उदाहरण क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें, ये सारे के सारे क्या हैं, तो सारे के सारे ई स्रोत है। जबकि हस्तलिपि जो है वो ई स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथ सूची मुद्रित सूक्ष्म स्वरूप और सीडी रोम संरूप में प्रकाशित हुई है। आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथ सूची मुद्रित सूक्ष्म स्वरूप एवं सीडी रोम स्वरूप संरूप में प्रकाशित हुई है। तो इसका राइट आंसर है BNB। राइट आंसर क्या है, BNB के बारे में समझिए क्या है। तो BNB का फुल फॉर्म है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। या ब्रिटिश लाइब्रेरी के बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीजन द्वारा BNB प्रकाशित की जाती है। यह ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित नई पुस्तकों की सूची है। यह सूची उन पुस्तकों के आधार पर तैयार होती है जो कॉपीराइट ग्रंथालयों के अंतर्गत एजेंट को प्राप्त होती है। यह ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित समस्त नए ग्रंथों के व्यवस्थित एक शासकीय सूची है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन साप्ताहिक रूप में 1950 से प्रारंभ हुआ, जिसे काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफिक प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है, तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफिक प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इट रिप्रेजेंट्स नेशनल बिब्लियोग्राफी। यह इसका कार्य नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य क्या क्या है उसे आप देख लीजिए। इट कलेक्ट्स ऑल पब्लिकेशन पब्लिश इन द कंट्री में किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन अगर पब्लिश हो रहा है तो उसे ये कलेक्ट करेगी। इट पब्लिशेस नेशनल बिब्लियोग्राफी को ये पब्लिश करेगी। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू ऑल लाइब्रेरीज ऑफ द कंट्री में जितने भी लाइब्रेरी है उनमें क्या करेगी, ये असिस्टेंस को प्रोवाइड करेगी। कौन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्यालय नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप क्या मारिएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। इट रिप्रेजेंट्स नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो ये नेशनल बिब्लियोग्राफी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी ऑनलाइन ग्रंथ परख सेवाएं हैं।
आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑनलाइन ग्रंथपरक सेवाएं हैं। तो डायलॉग और ऑर्बिट जो ये दोनों के दोनों ग्रंथपरक सेवाएं हैं। अब इसके बारे में समझिए ये क्या है। तो ऑनलाइन डेटाबेस के विकास की व्याख्या डेटाबेस उत्पादों, प्रदाताओं या विक्रेताओं की संख्या के संदर्भ में भी की जा सकती है। 1970 के दशक के दौरान ऑनलाइन सेवा उद्योग का विकास जारी रहा। ऑनलाइन खोज सेवाएं या विक्रेता वे संगठन हैं जो कई खोज क्षमताओं के साथ डेटाबेस में मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रमुख ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं में शामिल है डायलॉग, जिसे सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं, ऑर्बिट जिसे लॉकहीड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, मेन डाटा सेंट्रल एंड बिब्लियोग्राफिक रिट्रीवल सर्विस। ये सारे के सारे जो ऑनलाइन स्रोत डेटाबेस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑनलाइन स्रोत डेटाबेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑनलाइन स्रोत डेटाबेस का एक उदाहरण नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन डेटाबेस का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम डेटाबेस जो है वो ऑनलाइन स्रोत डेटाबेस का उदाहरण नहीं है। अब ऑनलाइन डेटाबेस क्या है उसे आप समझिए ध्यान से, कि एक ऑनलाइन डेटाबेस एक स्थानीय नेटवर्क या इंटरनेट से सुलभ एक डेटाबेस है जो व्यक्ति के कंप्यूटर या उसके संलग्न भंडारण जैसे सीडी के रूप में स्थानीय रूप से संग्रह के विपरीत है। ऑनलाइन डेटाबेस को ऑनलाइन होस्ट किया जाता है जिसे वेब ब्राउजर के माध्यम से सुलभ सेवा उत्पादों के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथ सूची नहीं है। आपको बताना है कौन सी इनमें से ग्रंथ सूची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, संघीय सूची जो है वो ग्रंथ सूची नहीं है। संघीय सूची ग्रंथ सूची नहीं है। संघीय सूची जो बिब्लियोग्राफी है, ग्रीक भाषा के बिब्लियन से उचित हुआ है। बिब्लियोग्राफी पद का प्रथम प्रयोग लुई जैकब डी सेंट चार्ल्स ने बिब्लियोग्राफिया परिसियाना पुस्तक में किया। ग्रंथ सूची पुस्तकों और प्रलेखों की व्यवस्थित सूची होती है जो पाठक के प्रलेखों तक पहुंच के लिए कुंजी का काम करती है। बिब्लियोग्राफी का पिता कॉनराड गैसलर को माना जाता है, जैसे बुक्स इन प्रिंट, एसेसियन लिस्ट, ब्रिटिश बुक इन प्रिंट, ये सारे के सारे कैसे कहें तो ग्रंथ सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एमराल्ड फुल टेक्स्ट डाटाबेस का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो एमराल्ड फुल टेक्स्ट डाटाबेस का प्रकाशन यूके से होता है। कहाँ से होता है इसका, यूके से होता है। अब ये एमराल्ड डाटाबेस है क्या उसे आप समझिए। तो एमराल्ड जो है वो सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, शिक्षा, पुस्तकालय और सूचना अध्ययन में बढ़ते कवरेज के साथ अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में पत्रिकाओं और पुस्तकों के एक विद्वान प्रकाशक हैं। एमराल्ड ये 200 से अधिक प्रबंधन पत्रिकाओं और 2000 से अधिक पुस्तकों के लिए पूर्ण पाठ का उपयोग प्रदान करता है। एमराल्ड पब्लिशिंग लिमिटेड की स्थापना 1967 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, जिसका मुख्यालय बिंगली है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बिंगले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का पूरा रूप क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएस का फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है उसे आप समझिए कि यह एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो एक डाटाबेस में डाटा को प्रभाषित, मैनिपुलेट, रिट्राइव और प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक डीबीएमएस आमतौर पर डाटा प्रारूप, फील्ड नाम, रिकॉर्ड संरचना और फाइल संरचना में मैनिपुलेट करता है। एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में एक डेटाबेस प्रशासक से निर्देश प्राप्त करती है और तदनुसार सिस्टम को आवश्यक परिवर्तन को निर्देश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में सूचना का भंडारण और निरूपण तथा प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया क्या है। उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं सूचना निरूपण। क्या कहते हैं उसे, सूचना निरूपण। डाटा प्रोसेसिंग से तात्पर्य डाटा या डेटाबेस के सेट पर विशिष्ट संचालन करने की प्रक्रिया से है। एक डेटाबेस तथ्यों पर सूचनाओं का एक संग्रह है, जैसे कि कर्मचारियों की सूची, ग्राहकों और संभावित ग्राहकों का पर रिकॉर्ड आदि। डाटा प्रोसेसिंग मुख्य रूप से सूचना प्रणालियों पर किया जाता है। डाटा को जानकारी में बदलना एक प्रक्रिया है या परिभाषित परिणाम प्राप्त करने के लिए तार्किक रूप से संबंधित कार्यों का एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटाबेस किसका संग्रह है। आप बताइए, एक डेटाबेस जो है वो किसका संग्रह है। तो वह मशीन में पठनीय रूप में रिकॉर्ड का संग्रह है। मशीन में पठनीय रूप में रिकॉर्ड का एक संग्रह ही क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। एक डेटाबेस जानकारी का एक संग्रह है जिसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस, प्रबंधित और अपडेट किया जा सके। कंप्यूटर डेटाबेस में आमतौर पर डाटा, रिकॉर्ड या फाइलों का एकत्रीकरण होता है जिसमें बिक्री, लेन देन या विशिष्ट ग्राहकों के साथ बातचीत के बारे में जानकारी होती है। 1970 में EF कोडेड द्वारा IBM द्वारा आविष्कार किया गया एक रिलेशन डेटाबेस एक सारणीबद्ध डेटाबेस है जिसमें डाटा को परिभाषित किया जाता है ताकि इसे कई तरीकों से पुनर्गठित और एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं।
तो उसे हम लोग दस्तावेजी कहते हैं। ये वे स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं दस्तावेजी स्रोत कहलाते हैं। संदर्भ क्या है? तो संदर्भ सेवा पुस्तकालय व सूचना विज्ञान के अंतर्गत उसकी एक शाखा है। पुस्तकालय में साधारण पूछताछ से लेकर गहन अध्ययन अथवा अनुसंधान के लिए पाठकों द्वारा पुस्तकालय कर्मचारियों से ली जाने वाली व्यक्ति सहायता को संदर्भ सेवा कहते हैं। जो हम लोग सहायता लेते हैं व्यक्तिगत सहायता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संदर्भ सेवा कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी क्या है? तो दस्तावेजी जानकारी के स्रोतों को सूचना उत्पाद भी कहा जा सकता है। यदि उपयोगकर्ता को प्रदान की जाने वाली सेवा से उत्पन्न होता है या सूचना को मूर्तता देने वाली एक प्रकार की समेकन और प्रस्तुति प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया? इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया? इसका राइट आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा यह जारी किया गया। यूनेस्को इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा सन 2001 में प्रारंभ किया गया एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 नवंबर 1945 में तथा गठन जो है इसका 4 नवंबर 1946 में पेरिस फ्रांस में किया गया। यूनेस्को की टैगलाइन क्या है? कि विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, ये यूनेस्को की क्या है? टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन एक्सेस प्रकाशन क्या होते हैं? ओपन एक्सेस प्रकाशन से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओपन एक्सेस प्रकाशन जो है ये उपयोक्ता या पुस्तकालय की ओर से कोई भुगतान किए बिना किसी को भी कहीं भी पहुंच का अधिकार देने वाला प्रकाशन है। ओपन एक्सेस प्रकाशन क्या है? तो उपयोक्ता या पुस्तकालय की ओर से कोई भुगतान किए बिना किसी को भी और कहीं भी पहुंच का अधिकार देने वाला एक प्रकाशन है। क्या है? ओपन एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो कॉम्पेंडेक्स डैश के लिए ऑनलाइन डाटाबेस है। कॉम्पेंडेक्स जो है किसके लिए एक ऑनलाइन डाटाबेस है? तो इसका राइट आंसर होगा अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग। कॉम्पेंडेक्स जो है वो इंजीनियरिंग के लिए एक ऑनलाइन डाटाबेस है। अब कॉम्पेंडेक्स क्या है वो समझिए। कॉम्पेंडेक्स अभियांत्रिकी के लिए एक ऑनलाइन डाटाबेस है। कॉम्पेंडेक्स नाम का अर्थ कंप्यूटराइज्ड इंजीनियरिंग इंडेक्स है। कॉम्पेंडेक्स 190 इंजीनियरिंग विषयों में 77 देशों के 20 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड के साथ सहकर्मी की समीक्षा और अनुक्रमित प्रकाशनों का वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डाटाबेस वस्तु नहीं है? इनमें से बताना कौन सा डाटाबेस वस्तु नहीं है? तो राइट आंसर है संबंध। संबंध जो है वो डाटाबेस वस्तु नहीं है, जबकि सारणियाँ, टेबल्स, प्रश्न, क्वेरीज और रिपोर्ट्स डाटाबेस वस्तु हैं। ये सारणियाँ, टेबल्स, प्रश्न जो क्वेरीज है और रिपोर्ट्स जो है वो डाटाबेस वस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस में शब्दावली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो डाटाबेस है उसमें शब्दावली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सिर्फ 3 और 4 यानी स्टैंडर्ड फाइलें और ऑथोरिटी फाइलें के द्वारा ही डाटाबेस में शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है। स्टैंडर्ड फाइल और ऑथोरिटी फाइल के द्वारा ही डाटाबेस में शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है। इसे आप समझिए क्या, स्टैंडर्ड फाइल्स और ऑथोरिटी फाइल्स के द्वारा डाटाबेस में शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है, जबकि थेसरस फाइल समानार्थी शब्दों और वाक्यांशों को कोश, पर्याय शब्दकोश होता है। और डिक्शनरी फाइल्स एक पुस्तक जिसमें वर्णानुक्रम में किसी भाषा के शब्द दिए होते हैं और उनके उसी भाषा में या किसी अन्य भाषा में अर्थ दिए जाते हैं। ये दोनों शब्दावली को नियंत्रित नहीं बल्कि बढ़ाते हैं। इन्हें क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। नेक्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।